हेलो 12th क्लास, मैं अभिषेक सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्टा पर आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, तो पेपर का टाइम आ गया है, एग्जाम का टाइम बिल्कुल आ चुका है। आप लोगों का बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका 1 फरवरी से एग्जाम है और सीबीएसई वालों का 22 फरवरी से। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास मेरी हो चुकी है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर क्वेश्चन नंबर 20 और 23 जो पार्ट 1 मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी का, उसमें नहीं हुआ है। तो इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं उस वाले 20 और 23 के डाउट्स भी ले लूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली क्या है, सेक्शन बहुत ज्यादा है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको 11th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया गया था। कुछ बच्चे 11वीं क्लास में ही सीख चुके थे, कुछ बच्चों ने 11वीं क्लास में इसको नहीं देखा था। चलिए, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो दो मेन फॉर्मूला है, मेरी बात को समझना। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। बच्चों, ये क्या इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। या आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये किसको डिनोट करता है, तो डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी जो है वो हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी हमारा गिवन है। ये बच्चे, ये गिवन का साइन है, ये आप जो स्लाइस या ऑब्लिक देख रहे हो ना, इसको हम लोग गिवन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो गिवन का साइन हमारा इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाले को यानी बी वाले को हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और हमेशा ये आपको याद रहे कि डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, हमारा गिवन का साइन जो है वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। ये प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। और जो राइट हैंड साइड में है यानी ए, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और हमेशा आपको याद रहे कि डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर का टर्म दोनों का एक जैसा क्या सेम ही है। ए और बी का इंटरसेक्शन और बी और ए का इंटरसेक्शन सेम होता है, ये आप जानते हो। चलिए, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चे हमारे पास, देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है जी, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने 6 पार्ट डाला है। 6 पार्ट डालने के पीछे पर्पस है कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाए। देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है। पहला वाला पार्ट जो हमारा फाइंड करना है बच्चे, वो क्या फाइंड करना है, ई गिवन एफ। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा जी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास दे रखी है 4/13 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ क्या दिया है प्यारे बच्चों, एफ हमारा दिया हुआ है 9/13। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सर 4/9। बिल्कुल मामला क्लियर है, समझते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करते जाइए, मैं बताऊंगा, है ना। बिल्कुल मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सर पे है, बिल्कुल ना घबराना। आ जाओ, सेकेंड वाला पार्ट जो हमारा है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई क्या हो जाएगा भैया, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन क्या होगा भैया, राइट हैंड साइड वाला यानी पी ऑफ ई हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे पास 4/13 दिया हुआ है जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है सर 7/13। यहाँ 13 और 13 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो गया जी, इसका उत्तर हो गया सर 4/7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट, एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है ना, बिल्कुल। और बीच में आपकी क्लास नहीं हुई, मैंने जानबूझकर नहीं लिया, मुझे लगा भाई चलो वापस रिवीजन करना होगा, इससे बेटर है लास्ट में अगर करवा दूंगा
तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ताजा ताजा सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा, है ना, बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। ये देखो भाई, ई डैश गिवन ई गिवन एफ, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको ये सोचना है सर इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये सोचना है। अगर 11वीं क्लास का सेट थ्योरी वाला वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट अगर अभी भी आपके दिमाग में है ना, तो ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा भी मुश्किल नहीं लगेगा। मेरी बात को समझिएगा, गिवन के साइन को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, तो गिवन के साइन को मैं इंटरसेक्शन से रिप्लेस करूंगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, जो राइट हैंड साइड में ऑब्लिक के बाद गिवन के बाद होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। यस सर ऐसा तो होता है। अब समस्या यहां पर ये आ जाती है, आप अटक जाते हो ई बार या ई डैश गिवन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरी बात को समझिएगा, क्लास 11th क्लास में अगर मैंने सेट थ्योरी पढ़ा था, आपने पढ़ा था, मैं पूछ रहा हूं ई बार यानी जो ई के अंदर ना हो, ई बार जो ई के अंदर ना हो। मेरी बात को समझना, मैं बोल रहा हूं यहां ई बार क्या होगा, ई बार क्या होगा या ई डैश क्या होगा। ई बार या ई डैश का मतलब हुआ नॉट ई, यानी ई के अलावा, ई के अलावा, ई को छोड़कर आप देख रहे हो ई वाले सर्कल के अलावा कौन सा हिस्सा है जिसमें, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें ई का कोई टर्म नहीं है। आप बोलोगे सर ये आपने जो शेड किया है, कलर किया है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये ई के अंदर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये वाला हिस्सा हमारा ई के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना किडनी जैसा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सॉरी इसका एलिमेंट कैसे निकालते थे, तो इसका तरीका क्या था सर, इसका तरीका क्या था भाई, ई बार यानी ई में जो ना हो, यानी आप क्या करोगे भाई, ई वाले में से अगर इसके पूरे इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये वाला। और अगर ये निकालना हो, ये निकालना हो, मेरी बात को समझना, ये निकालना हो तो पूरे एफ में से किसको माइनस कर देंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, सेट थ्योरी के अंदर ऐसा आपको पढ़ाया गया था। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मेरी बात को समझिए। ई वाला, ई बार का मतलब क्या हुआ, पूरे एफ में से, पूरे एफ में से इंटरसेक्शन वाला हिस्सा माइनस कर देना है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पूरे एफ में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से दोनों के इंटरसेक्शन वाला हिस्सा को माइनस कर देना है। और डिनोमिनेटर में क्या था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था, उसको वैसे ही रहने दिया। बस अब क्या है, वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू क्या है मेरे पास, तो वैल्यू है भाई एफ की प्रोबेबिलिटी 9/13, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/13 और एफ की प्रोबेबिलिटी 9/13। 9/13 माइनस 4/13 दैट इज 5/13 और नीचे मेरे पास 9/13 है जी। कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर 5/9। बिल्कुल आसान है, एक नंबर आपके पक्के हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, हर एक बोर्ड एग्जाम में जो 12वीं क्लास का है वहां आपसे ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। चलिए भाई, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट। तो क्या आपने सीखा, अगर ई का डैश निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में माइनस कर देना है दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपने सीखा। ऐसे ही यहां क्या आप देख रहे हो, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। यस सर ऐसा निकालना है। इस बार किसका, जिसका डैश निकालना है, यानी आपने देखा यहाँ ई का डैश निकालना था, एफ में से माइनस किया। यहां अगर एफ का डैश निकालना है तो ई में से माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार को आप जानते हो, लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। सक्सेस इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलके क्या होता है, 1 होता है। यस सर ऐसा होता है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/13, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/13, 1 माइनस एफ की प्रोबेबिलिटी है 9/13, ये हो गया जी 3/13 और ये हो गया जी 4/13। कैंसिल, योर आंसर इज 3/4, योर फाइनल आंसर इज 3/4। बोलो यहां तक मामला क्लियर है,
बोलो भाई, यहां तक मामला क्लियर है या नहीं? यहां तक मामला क्लियर है या नहीं, बता दीजिए एक बार कमेंट करके। बच्चे एक बार बताइए, यहां तक मामला क्लियर है जी? चलिए, बिल्कुल क्लियर है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ डैश। चलो भाई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। नीचे वाले को तो बच्चे हम लोग बदल लेंगे, नीचे वाले को हम लोग बदल लेंगे भाई। क्या क्या कर लेंगे, नीचे वाले को बदल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश को तो बदला जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख के, लेकिन ऊपर क्या करना होगा। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए 11वीं क्लास में सेट थ्योरी के अंदर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा दिया गया था। क्या पढ़ाया गया था, डी मॉर्गन्स लॉ। मेरी बात को समझना, 11वीं क्लास में सेट थ्योरी के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता था हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता था ए यूनियन बी का होल डैश हो तो इसको ए डैश और यूनियन के साइन को इंटरसेक्शन से पलट देते हैं। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा तो ए डैश और इंटरसेक्शन के साइन को पलट देंगे। मतलब होल का डैश को जब ब्रेक करोगे तो अगर यूनियन होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में वो बदल जाएगा। यह सर ऐसा पढ़ा था। और ऐसे लॉ को क्या बोलते थे 11वीं क्लास में, तो 11वीं क्लास में ऐसे लॉ को बोलते थे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते थे बच्चे, डी मॉर्गन्स लॉ। बड़े ही काम का लॉ है, देखो पढ़ा था सेट थ्योरी के अंदर, काम आ रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं सबसे पहले मैं देख रहा हूं सेपरेट पे है, सेपरेट का डैश है, सेपरेट का डैश है। अगर मैं पूछूं ये किसका होल डैश रहा होगा, आप बोलोगे सर अगर सेपरेट में इंटरसेक्शन है मतलब यूनियन का होल डैश रहा होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शानदार बच्चे। अब मैं आपको ये बताता हूं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश को मैं लिखता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के होल डैश को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। यस, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या ई यूनियन एफ की वैल्यू आपको पता है, क्या ई यूनियन एफ की वैल्यू आपको पता है? नहीं भी पता है तो फॉर्मूला तो जानते हो। यस सर, फॉर्मूला तो जानते हैं। तो क्या फॉर्मूला जानते हो भाई, तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वही हमारा ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होगा। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा हो जाएगा। यस सर, ऐसा हो जाएगा। नीचे हमारा जो था मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। बस अब क्या करना है, सबका वैल्यू डालते जाइए और आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा चैप्टर है। अगर इसके एक एक हिस्से को आप पढ़ते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 7/13 प्लस 9/13 माइनस 4/13 होल अपॉन 1 माइनस 9/13। यहां देखो बच्चे, 7 9 16, 16 माइनस 4 12, यानी 1 माइनस 12/13, 12/13, 1 माइनस 9/13, ये हो जाएगा 1/13 इंटू 13/4। आंसर आ जाएगा जी आपका 1/4। बोलो मामला क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई। चलिए, तो अगर क्लियर है तो इसका आखिरी पार्ट, छठा वाला पार्ट, जैसा ई बार गिवन एफ बार है वैसा ही तो एफ बार गिवन ई बार होगा। तो ये तो मुझे लगता नहीं है निकालने की जरूरत है, इसको आप लोग जरूर निकालना खुद से, और निकालोगे बच्चे तो इसका आंसर आना चाहिए 1/6, 1/6 इसका आंसर आना चाहिए जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि भाई जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक, जो क्वेश्चन कराने लायक होगा उसको ही करवाएंगे, है ना। टाइम अपने पास कम है, क्वेश्चंस मैंने टाइप में ज्यादा दिया, भाई प्रैक्टिस हो जाए। चलो पहला पार्ट क्या निकालना है हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यस सर, ये पढ़ा था। बोलो फटाफट, ई का वैल्यू डाल दोगे, एफ का वैल्यू डाल दोगे तो क्या इंटरसेक्शन नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा सर। तो पहले वाले पार्ट को करवाने की जरूरत है क्या? पहले वाले पार्ट को करवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आंसर आ जाएगा इसका क्या, इसका आंसर आएगा 4/11।
मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं, क्या ये पार्ट करवाने की जरूरत है? मुझे लगा नहीं करवाना चाहिए, बट इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगा ना, नहीं सर मुझे नहीं आया अभी भी समझ, आप बिल्कुल कमेंट करो। जैसे ये मैं सारे के सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो बच्चा पहला पार्ट देखा है और जिस बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड 23, उसको भी डिस्कस करूंगा। तो डाउट तो मैं क्लास में डिस्कस जरूर करता हूं अगर आपका कमेंट मिलता है तो। चलिए भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अभी आपने पहले वाले पार्ट में ये निकाला था, उसकी वैल्यू यहां डाल देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, डाल देंगे। सेम वही वाली कहानी बच्चे, यहाँ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। अभी मैंने आपको बताया कि एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। डालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ध्यान से देखेंगे, इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए, क्या है भैया? इवेल्युएट पी ऑफ ई यूनियन एफ, यानी पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, कंडीशन दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ई इक्वल टू पी ऑफ एफ इक्वल टू 5/13। इसका मतलब बच्चे ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ई जो है हमारा वो 5/13 के इक्वल है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी जो है हमारा वो 5/13 के इक्वल है। तो यहां से पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? ये वाला 2 डिवाइड होके बच्चे क्या बन जाएगा? 5/26, और पी ऑफ एफ तो हमारा दिया ही हुआ है 5/13। चलिए, निकालना क्या है भाई? तो निकालना है पी ऑफ ई यूनियन एफ। अब याद करो, पी ऑफ ई यूनियन एफ में किसकी किसकी जरूरत होती है? तो पी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है सर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बिल्कुल होता है। तो पी ऑफ ई हमारे पास पता चल गया, पी ऑफ एफ चल गया पता, बट इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है सर। अगर इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है तो एक और कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन जो दिया हुआ है बच्चे, उस कंडीशन में अगर मैं फॉर्मूला लगा लूं तो कहीं ना कहीं से ये ऐसा हो जाएगा, यस सर ऐसा हो जाएगा। अब यहां से आप ध्यान देना, अगर मैं पूछूं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 2/5 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये यहां चला जाएगा ना भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है भैया? तो 5/13 है सर। ये कट गया और हमारा क्या आ गया? 2/13। क्या आ गया जी? 2/13 आ गया। चलिए, इंटरसेक्शन निकल गया, इसी की जरूरत थी। आ जाओ भाई, प्रश्न है हमारा पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालने को बोला गया था। क्या होता है फॉर्मूला भाई? क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है सर, सिंपल फॉर्मूला होता है सर, ये पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। पी ऑफ ई का मतलब अभी आपने वैल्यू निकाला 5/26 5/26, एफ का मतलब 5/13 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ का 2/13 2/13। 26 13 13 का एलसीएम हो गया 26, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4, 5 10 15 माइनस 4 11/26। 11/26 इज योर फाइनल आंसर। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी बच्चे को? बात समझ में आ रही है? 11/26 इज योर फाइनल आंसर। आराम आराम से करते जाओ, आपके जेब में 1 नंबर 2 नंबर जाता जाएगा, आपके मार्क्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मार्क्स बढ़ते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू 0.6, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब बच्चे आप मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में किसकी किसकी आवश्यकता होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। कैसे इसको आप सॉल्व करोगे ये बताओ। चलिए, टेंशन नहीं लेना है, अभी समझ में आएगा। हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है बच्चे, ये 0.6 के इक्वल है। यानी यहां से आप इसको बोलोगे, अगर फॉर्मूले में खोलोगे
तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6। यहां से बच्चे ए गिवन बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0.6 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा 0.24। क्या आ जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 0.24। बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकालना क्या है भैया, निकालना है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला 0.24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 0.8। ये बच्चे आपको एलसीएम हटाना आता है, बिल्कुल आता है, 8 10 8 3। योर फाइनल आंसर इज 0.3। 0.3 इज योर फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अफेयर। ये फार डाई नहीं है बच्चे, अफेयर। थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदय जो है वो प्रेशर में रहते हैं, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अफेयर डाई इज रोल्ड इफ E इज इक्वल टू 135, F इक्वल टू 23, G इक्वल टू 2345। 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। बताइए क्या इस वाले ऑप्शन को आप नहीं निकाल सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E और F सबका आपको आइए ध्यान से, फेयर डाई को जब रोल किया गया, जब फेयर डाई को रोल किया गया, ये तो पता है सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी होगी, 6 सैंपल स्पेस बनेंगे। E और F में कोई इंटरसेक्शन है क्या, यस सर। एक डिजिट जो 3 है हमारा, दोनों में इंटरसेक्शन है, कॉमन है, यानी एक अंक, एक डिजिट कॉमन है, कितने में से, 6 में से। सैंपल स्पेस 6 है ना। वैसे F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, F में कितने एलिमेंट हैं, 2 आउट ऑफ 6। ये 6 कट जाएगा बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 1/2 सर। आंसर क्या आएगा, 1/2। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखो सेकेंड पार्ट इसका निकालने जा रहा हूं। सेकेंड पार्ट देखो बच्चे, इसका सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं। थोड़ा आपको जल्दी लग रहा होगा, जल्दी इसलिए कर रहा हूं भैया, एग्जाम का टाइम है और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूं जी। ध्यान से देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यस सर, ऐसा तो होगा। अब G और E में कुछ कॉमन है क्या, यस सर। G और E में 2 डिजिट, 3 5 यहां भी है, 3 5 यहां भी है, यानी 2 डिजिट आउट ऑफ 6। E में क्या है हमारा, E में कितने एलिमेंट हैं, 3 डिजिट आउट ऑफ 6। ये 6 हमारा कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो बच्चे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या बोलता है, अगला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है जी। अगला पार्ट देखिए ध्यान से, हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F गिवन G का मतलब, गिवन के साइन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस करते हैं और नीचे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ G लिखेंगे। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है सर। चलो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। E यूनियन F इंटरसेक्शन G, E यूनियन F इंटरसेक्शन G। E और F का पहले यूनियन, फिर उसका इंटरसेक्शन। आ जाइए साइड में निकाल लेते हैं। E और F का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 5, इसके साथ इंटरसेक्शन लगा लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ G, यानी 1 2 3 5, 2 3 4 5, दोनों में कॉमन क्या है, तो सर 2 3 5 है। चलिए ये चल गया पता भाई। यहां भी फार डाई नहीं है बच्चे, फेयर डाई मैं पहले बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन है। अब बताओ मुझे, इस वाले के पास कितने एलिमेंट मिले, 3 आउट ऑफ ऑब्वियसली 6 सर, क्योंकि डाई को रोल किया गया है। G वाले के पास कितने एलिमेंट है, 4 आउट ऑफ 6। ये 6 कट गया, आंसर 3/4। 3/4 इज योर फाइनल आंसर। 3/4 इज योर फाइनल आंसर। बताओ कोई समस्या है क्या, बताओ भैया कोई समस्या है क्या। नो सर। आगे चलिए, आगे चलो, आगे चलो।
आगे बढ़ते जाओ। प्रोबेबिलिटी अभी 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास। चलिए तीसरा पार्ट हमारा क्या है? तीसरा पार्ट है हमारा ई यूनियन एफ। गिवन के साइन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस करते हैं, यस सर, और नीचे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखते हैं जो हमारा गिवन के बाद होता है। यानी वापस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ई ओ सॉरी, यहाँ ई यूनियन एफ नहीं है, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, गिवन के साइन को रिप्लेस किया इंटरसेक्शन से, और नीचे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगा। चलिए भाई, ई एफ और जी तीनों में कॉमन ढूंढना है। ई एफ और जी तीनों में कॉमन ढूंढना है, तो तीनों में तो एक कॉमन निकला, 3 3 3, यानी इसके अंदर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। 3 का मतलब सिंगल एलिमेंट आउट ऑफ 6, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 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 का मतलब 4 एलिमेंट आउट ऑफ 6, यस सर। ये 6 बेटा कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा क्या? 1/4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 1/4 आ जाएगा जी। चलिए मामला यहां तक क्लियर होगा, बिल्कुल यहां तक मामला क्लियर होगा। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये वंस लिखा है बच्चे एक बार। डिटरमाइन पी ऑफ ई गिवन एफ, वेर ई के बारे में बोला गया टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एंड एफ के बारे में बोला गया 1 कॉइन शोज हेड। 1 कॉइन शोज हेड। तो सबसे पहली बात कि 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? तो सैंपल स्पेस ऐसा बनता है सर, ठीक है, HHST यस सर, ऐसा तो है। चलो भाई, ई के बारे में बोला गया टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। एक कॉइन पर क्या दिखना चाहिए? तो एक कॉइन पर दिखना चाहिए सर टेल। तो बताओ, अगर एक कॉइन पर टेल दिखना चाहिए तो एक ही टेल वाला केस लेंगे ना। ऑब्वियसली बोला गया है एक कॉइन पर टेल दिखना चाहिए, यानी HT और TH हम लोग ले लेंगे। एफ के बारे में क्या बोला गया है जी? 1 कॉइन शोज हेड। एक सिक्का जो है वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है हेड दिखाता है सर। तो यहां भी क्या होगा? एक सिक्का हेड दिखाता है, मतलब HT और TH हो जाएगा, यस सर। अब आप जानते हो गिवन वाले में क्या होता है? गिवन वाले में फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है सर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी इसका इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। आप देख रहे हो दोनों के दोनों एलिमेंट कॉमन है, यानी 2 के 2 एलिमेंट कॉमन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आउट ऑफ 4 हमेशा सैंपल स्पेस को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं आउट ऑफ 4। ये 2/4 बच्चे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो ये आ गया 1। और वैसा दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। इस बात को नोट बना के लिख लेना। श्योर इवेंट कौन कहलाता है? जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है, जिसकी प्रायिकता 1 आती है, उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 2 कॉइन्स। जैसे मैंने 2 कॉइन को देखा, फटाफट सबसे पहला काम दिमाग में क्या आना चाहिए? भैया इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? यस सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 2 हेड्स इफ इट इज नोन एज दैट, इट इज नोन दैट, नॉट एज, यहाँ कोई एज वैज नहीं है, इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 हेड कम्स अप। अब यहां से कहानी क्या शुरू होती है, मेरी बात को समझना। कहीं भी लिखा होगा इट इज नोन दैट या गिवन दैट, मेरी बात को समझ रहा हो ना? इट इज नोन दैट या लिखा हुआ है गिवन दैट, यानी ये सब जो है ना, ये सब जो है ये गिवन वाले पार्ट है। जैसे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो अगर नोन दैट हो गिवन दैट हो, मतलब ये बी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? बी के बारे में बोल रहा है। ये क्लियर है। चलिए तो पहले प्रश्न को समझें आप ध्यान से। क्या बोल रहा है भैया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ 2 हेड्स, यानी आप एक इवेंट को ई मान लो और ई के बारे में क्या बोला गया? कमिंग अप ऑफ 2 हेड्स। कितने हेड्स आने चाहिए? 2 हेड्स। तो 2 हेड्स आने वाले कितने एलिमेंट है भैया? सिंगल एलिमेंट है जो कि H, है। यहीं पे 2 हेड नजर आ रहा है। यस सर। एफ के बारे में क्या बोला गया? तो बोला गया ना इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 हेड कम्स अप। एफ के बारे में क्या बोला गया?
एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। एफ के अंदर एट कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड दिख गया, एक हेड दिख, कम से कम दो भी चलेगा। ये सब मैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में ही आपको समझा दिया है भली भांति। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां समस्या होगी ही होगी। निकालना क्या है बच्चों, निकालना है हम लोगों को ई गिवन एफ, है ना। जो बोला नोन दैट गिवन दैट वो ऑब्लिक के राइट में, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऑब्लिक से पहले। ये फॉर्मूला क्या होता है जी, ये फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या? यस सर, ई और एफ में एच 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 कॉमन है, यानी इसके एलिमेंट हो गए 1 आउट ऑफ 4। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एफ में 3 एलिमेंट है सर, आउट ऑफ 4। आंसर हो गया बच्चे क्या? तो आंसर हो गया सर 1/3। 1/3 इज योर फाइनल आंसर। बोलो बच्चे, समझ आया या नहीं आया? समझ रहे हो? बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स लाना ही लाना है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टाइम है आपके पास। दिन रात एक मेहनत करो, रिजल्ट तो होगा ही होगा। रिजल्ट नहीं होने का मतलब ही नहीं है। आप मेहनत करोगे और रिजल्ट ना हो, ये इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल है। चलिए, और इम्पॉसिबल को अगर अच्छे तरीके से ब्रेक करो तो वो दिखता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के सारे लेटर्स को, आई को, एम को अलग कर दो, बाकी पॉसिबल को रहने दो। सो इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम। जैसे ही क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया, दिमाग में क्या आएगा? सैंपल स्पेस, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। ये आ गए जी भैया 8 सैंपल स्पेस बनते हैं। किस वाले केस में? क्वाइन वाले केस में। 2 का पावर 3 सिखाया था, पार्ट 1 में सिखाया था, यस सर सिखाया था। वेयर ई के बारे में बोला गया एटमोस्ट 2 टेल्स। ई के बारे में बोला गया है जी एटमोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल हो। एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, यानी उससे ज्यादा नहीं। 2 टेल से ज्यादा वाला केस नहीं लेना है। आइए, 2 टेल से ज्यादा वाला के 1 टेल चलेगा, नो टेल चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 0 टेल। फिर मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा पार्ट 1 नहीं देखा, देखो वहां एटलीस्ट एटमोस्ट को समझाया है, बताया है। एटमोस्ट में जिस संख्या के बारे में बोले वहां से 0 तक आना, एटलीस्ट में जिस संख्या के बारे में बोले, जिस नंबर के बारे में बोले, वहां से ऊपर की ओर जाना। एटमोस्ट 2 टेल, यानी 2 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, नो टेल चलेगा, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, बस ये नहीं चलेगा। यानी ई के अंदर टोटल कितने एलिमेंट मिलेंगे? 7 एलिमेंट मिलेंगे। आगे चलो बच्चे, एफ के बारे में क्या बोला गया? एफ के बारे में बोला गया एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट यानी कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए, यानी कम से कम 1, 2 भी हो सकता है और 3 के 3 भी टेल हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। बताओ ये वाला हिस्सा लेंगे क्या? नो सर, इसमें तो कोई टेल है नहीं। ये चलेगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये मैं बिल्कुल सिखा चुका हूं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। यानी यहां भी 7 के 7 एलिमेंट आएंगे। फर्क इतना है, इस वाले में एच 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 आ रहा है और इस वाले में टी 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 आ रहा है। मतलब इस वाले में टी 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 नहीं है, बात समझ रहे हो ना, और इस वाले में एच 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 नहीं है। क्यों ऐसा बता रहे हो सर? ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ई और एफ का कॉमन लेना ही लेना होगा। तो बेटा 7 एलिमेंट इसके पास, 7 एलिमेंट इसके पास, लेकिन उन दोनों के 7 एलिमेंट में पहले वाले में एच 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 है जो कि एफ में नहीं है, और एफ में टी 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 है जो ई में नहीं है। मतलब कॉमन 7 एलिमेंट नहीं 6 एलिमेंट आएंगे। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। कॉमन हमारे पास 7 एलिमेंट नहीं 6 एलिमेंट आएंगे जी, ये आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। चलिए बच्चा, दोनों में कॉमन आए 6 एलिमेंट आउट ऑफ 8। एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ 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 में कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट आउट ऑफ 8। आंसर 6/7। आसान है। 2 नंबर फ्री के 2 नंबर हैं, मुफ्त के 2 नंबर हैं आपके। और अगर आपने छोड़ा हुआ है इन सब चैप्टर को, भाई बहुत बड़ा है, क्या रिवीजन करूंगा, बोर्ड का एग्जाम का टाइम आ गया, तो ये अब आपकी गलती है, ये आपकी गलती है।
बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। मैं ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकंड है ना, इसको सोचो। अभी भी टाइम है, बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल टाइम नहीं निकला है, अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, अभी भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए भाई, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, चलो भाई वो तो बता चुका हूं, सैंपल स्पेस क्या होता है, 3 बार टॉस करने के बाद सामने देख ही रहे हो। ई के बारे में क्या बोला गया, ई के बारे में बोला गया हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस मतलब तीसरे टॉस पर हेड नजर आना ही आना चाहिए, इसके अलावा क्या नजर आता है इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड टॉस पर हेड, थर्ड टॉस पर हेड, ध्यान से देखो, थर्ड टॉस पर हेड, ये वाला नहीं, ये वाला 2, थर्ड टॉस पर ये 3, ये 4, यानी 4 केस आ रहा है, एच एच एच, एच टी एच, एच एच एच, एच टी एच, एच एच एच, एच टी एच, और क्या आ रहा है बेटा, और आ रहा है टी एच एच, टी टी एच, टी एच एच, टी एच एच, टी टी एच, ये 4 जगह हेड मिला तीसरे टॉस पर। एफ के बारे में क्या बोला गया जी, हेड अकर्स, हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, यानी स्टार्टिंग के 2 टॉस पर हेड नजर आना चाहिए, स्टार्टिंग के 2 टॉस पर हेड नजर आना चाहिए। तो बता दो फटाफट कमेंट करके कौन कौन सा एलिमेंट लिया जाएगा, बता दो भाई कमेंट करके कौन कौन सा इसके अंदर एलिमेंट आएगा, बताओ एक बार। फर्स्ट 2 टॉसेज आपको हेड नजर, इसका मतलब समझ रहा हूं ना क्या है, हेड अकर्स ऑन फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग के 2 टॉस पर हेड है, होना चाहिए, उसको लेना है। तीसरे पर क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग के 2 पर हेड कहां कहां मिलेगा, एक तो यहां मिला स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, तीसरा क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। ये 2 केस ऐसा मिलेगा जहां फर्स्ट 2 टॉस पर आपको क्या मिलेंगे, हेड मिलेंगे, यानी इसमें आप क्या बोलोगे, एच एच एच, एच एच टी। बहुत अच्छे। अब बता लीजिए बच्चे, क्या मैं कॉमन निकाल लूं, यस सर, क्योंकि भाई जरूरत पड़ती है कॉमन की, ई और एफ के बीच इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मिलेगा, एच एच एच, एच एच एच, एच एच टी नहीं है, एच एच टी नहीं है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन मिले, एक एलिमेंट कॉमन मिला सर, किसके बीच, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर सिंगल एलिमेंट कॉमन मिला आउट ऑफ 8 सैंपल स्पेस, 8 एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब 2/8, 2 ही एलिमेंट है ना, तो 8 8 कैंसिल, 1/2 इज योर फाइनल आंसर। बोलो मामला क्लियर है भाई, समझ रहे हो, मामला क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं। एकदम कंडीशनल को एक साथ क्यों लाया, एक साथ लाया कंडीशनल को, भाई सारा का सारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझ जाओ एक बार में। चलिए 2 डाइस आर थ्रोन वंस, बहुत अच्छी बात है, 2 डाइस को जब एक बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा बनेगा 1 1 से लेकर 1 6 डॉट 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 डॉट, और 6 1 से लेकर 6 6। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये तो आप समझ चुके होंगे भाई, इसको डॉट डॉट किया, समझ गए ना कहां क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना है क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ई के पास क्या है, टोटल ऑफ 8। ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, टोटल ऑफ 8 में अपने पास 6 रो है, 1 1 वाला, 2 1 वाला, 3 1 वाला, 4 1 5 1 6 1 से लेके 6 6 तक। क्या 1 1 वाले रो में, 1 1 वाले पंक्ति में, 1 1 वाले रो में किसी का सम कभी भी 8 होगा क्या, नो सर, क्योंकि 1 1 वाले रो में मैक्सिमम एलिमेंट 1 6 वाला टर्म है हमारा, 1 और 6 को ऐड करेंगे 7 होगा, 8 नहीं होगा। 2 वाले में, यस सर, 2 वाले में अगर मैं 2 और 6 को ऐड कर दूं तो ये 8 होगा। 3 वाले में बच्चे 3 और 5 को ऐड, 4 वाले में 4 4 को ऐड करूंगा, 5 वाले में 5 3 को, और 6 वाले में 6 2 को, यानी पहले वाले में कोई नहीं, दूसरे वाले में 1 था, 2 3 4 5, 5 ऐसे एलिमेंट आए। कितने एलिमेंट आए, 5 ऐसे एलिमेंट आए। कौन कौन भैया, 2 6 होगा तो 6 2 होगा ही, 3 5 होगा तो 5 3 होगा ही, 4 4 होगा तो 4 4 है, बस इसके अलावा कोई नहीं, 1 2 3 4 5। एफ के बारे में क्या बोला गया,
एफ के बारे में बोला गया कि द डबलेट 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 आपको पढ़ा चुका हूं, डबलेट आपको पढ़ा चुका हूं। डबलेट का मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर दिखना चाहिए। पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ा दिया, यानी 1 1 दिखना चाहिए, 2 2 दिखना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। यानी एफ के अंदर क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6, 5 5 6 और 6 दोनों में इंटरसेक्शन होगा ही होगा। कॉमन निकाल लीजिए क्या होगा जी। तो आप देख रहे हो यहाँ 4 4 4 4, बस सिंगल एलिमेंट हमारा 4 4 कॉमन होगा। यस सर, क्योंकि डबलेट की बात कर रहा है। चलिए निकालना क्या है, तो निकालना है भैया फिर वही घिसा पिटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ के बीच का इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट आएगा, सिंगल, जो कि 4 4 है, यानी 1 बाय 36, 1 बाय 36। एफ के साथ क्या है, डबलेट, डबलेट कितने हैं, 6 बाय 36। कट के आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/6, 1/6। बिल्कुल आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी चाय कॉफी बिस्किट वगैरह आराम से खाइए पीजिए, जो पीने वाला चीज है पीजिए, जो खाने वाला चीज है खाइए, है ना। 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का मतलब ये नहीं गायब हो जाना है, आप घर पे ही हो, ऐसा नहीं कहीं बाहर हो। क्वेश्चन नंबर 11वें को देखना है, क्वेश्चन नंबर 11वें को देखना है। 11वें में थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदय ने मिस्टेक किया है। 2 डाइस आर थ्रोन इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6। नहीं, सही है, सही है, कोई गलती नहीं किया है। चलिए 11वें क्वेश्चन को, इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम, गेटिंग अ सम 3। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया, कंडीशनल से रिलेटेड मैं आपको, देख लीजिए मेरी बात को समझिए, कंडीशनल से रिलेटेड मैं आपको कितने क्वेश्चन दे रहा हूं, 25 क्वेश्चन दे रहा हूं। 25 क्वेश्चन से फालतू कंडीशनल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया। सैंपल स्पेस आप लोग को पता ही है कि इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस होगा 1 1 से लेकर 1 6 तक, ऐसे ही होगा 2 1 से लेकर 2 6 तक, ऐसे ही होगा भैया हमारा 3 1 से लेकर 3 6 तक हो जाएगा जी, 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक। ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप इसको। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो ध्यान से, इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, आपकी आदत हो चुकी है उसको ई मानने की, तो ढूंढा करो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी निकालनी है भैया उसको ई माना करो। गेटिंग अ सम 3, सम 3 चाहिए, यानी दोनों नंबर मिला के सम 3 चाहिए, तो सिंपल सी बात है, या तो 1 2 होगा या तो 2 1 होगा। एफ के बारे में क्या बोला गया, एफ के बारे में बोला गया सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, यानी 6 से छोटा जो होगा वो वाला सम लेना है। एक वाले रो में 1 2 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 4, 1 5 नहीं लेंगे क्योंकि सम हमारा लेस देन 6 बोला गया है। ऐसे हम लोग 2 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, 2 4 नहीं लेंगे। ऐसे 3 वाले में 3 1 लेंगे, 3 2 लेंगे, 3 3 नहीं लेंगे। 4 वाले में 4 1 लेंगे, 4 2 नहीं लेंगे। 5 वाले में तो लेंगे ही नहीं, 5 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि भैया 5 और 1 का सम भी क्या है, 6 होता है। तो आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9, टोटल 9 एलिमेंट हमारे पास किसके अंदर मिला, एफ के अंदर मिला। बिल्कुल, कहीं कोई समस्या है यहां तक, कितने एलिमेंट मिले भाई, टोटल 9 एलिमेंट मिला, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन है बता दो भाई एक बार। 1 1, ओहो 1 सम लेस देन 6, एक एलिमेंट छूट गया बेटा,
1 2 के अलावा 1 1 भी तो लोगे ना। हाँ सर 1 1 भी लेंगे, है ना। यहाँ तो भाई बोल रहा है कि हमारा लेस देन 6 होना चाहिए, तो 1 1 का सम भी तो 10 एलिमेंट मिले। चलिए ई और एफ के बीच इंटरसेक्शन अभी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़नी ही पड़नी है। एक तो हमारा 1 2 आ गया इसके पास इंटरसेक्शन, एक हमारा 2 1 आ गया जी, यानी इंटरसेक्शन कितना आ गया, ई और एफ का इंटरसेक्शन आ गया 2 एलिमेंट। कितने आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए। निकालना वही है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या होता है भैया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी 2 आउट ऑफ 36। एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट आउट ऑफ 36। 36 कैंसिल हो गया, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है क्या। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6. What if the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? किसका probability निकालना है, what if the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? A die is thrown twice. जब एक डाई को 2 बार टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस आपको पता ही है, 1 1 से लेकर 6 6 तक, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6। चलिए अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व। जो ऑब्जर्व हो गया मतलब ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये पहले से पता है। जो पहले से पता है वही तो गिवन है ना, यानी यहाँ नोन या गिवन वर्ड नहीं था, ऑब्जर्व था। यानी आपको समझना है ये ऑब्जर्व वर्ड जो है ये गिवन दैट के बारे में ही बोला गया है। मतलब ऑब्जर्व टू बी 6 है ना, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। नॉर्मल सी बात है, ये हमारा एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ के बारे में क्या बोला गया, सम इज 6। तो 6 सम कब होगा, एक वाले में 1 1 से लेके 1 5 में बस 1 5 मिलेगा, 2 वाले में 2 4 मिलेगा, 3 वाले में 3 3 मिलेगा, 4 वाले में 4 2 मिलेगा, 5 वाले में 5 1 मिलेगा सर। यस सर। ई के बारे में क्या बोला गया, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 अपीयर्ड एट लीस्ट, कम से कम एक बार 4 नजर आना चाहिए। तो इसको देखो ढूंढते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 1 वाले रो से यही मिलेगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 वाले में 3 4, 4 वाले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 4 5 4 6, 5 वाले में 5 4 और 6 वाले में 6 4। इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग भी कमेंट करके बताएं, अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो बिल्कुल बताएं सर ये वाला एलिमेंट छूट गया है। इसके अलावा कुछ होगा, चलिए देखते हैं। अब अगर मैं ई और एफ में कॉमन की बात करूं, कॉमन तो निकालना ही है भैया। अगर ई और एफ में कॉमन की बात करूं, एक मिलेगा 2 4, दूसरा मिलेगा 4 2 2 4 4 2। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिखेगा आपको। 1 5 है क्या, नो सर। 5 1 है क्या, नो सर। 3 3, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में क्लियर हो गया भैया, 2 एलिमेंट मिलने हैं। आ जाओ भैया प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, ई गिवन एफ का। तो फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, यानी 2 एलिमेंट आउट ऑफ 36 एंड एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आउट ऑफ 36। योर फाइनल आंसर इज 2/5। आपका फाइनल उत्तर कितना है, 2/5। 2/5 इज योर फाइनल आंसर। बोलो बच्चे मामला क्लियर है या नहीं जी, बोलिए बच्चे मामला क्लियर है या नहीं, कोई कंफ्यूजन। चलिए भाई आगे चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते जाइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इतने क्वेश्चन दे ही दे रहा हूं ना कि डर खत्म हो जाए। 30। अब बेटे जो मैं आपको बता रहा हूं, अब जो अगले क्वेश्चंस को आप देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ध्यान से अब मैं एक एक क्वेश्चन को रीड करूंगा और आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे और आंसर नहीं आएगा, फिर वैसे ही ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन आप कमेंट छोड़ोगे तो मैं उसको जरूर सॉल्व करवा दूंगा, नहीं करवाने का मतलब ही नहीं है। कौन सा प्रश्न है भैया, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट।
two dice are different. Find the probability of the event that the sum of numbers on the dice is 4. Sum of the numbers on the dice is 4. ये हो गया E हो गया sum of the numbers. Sum of numbers on the dice is 4. ये हो गया हमारा E हो गया. तो sum of numbers on the dice is 4 कब आएगा? जब 1 और 3 वाला केस लेंगे, 2 और 2 वाला केस लेंगे, 3 और 1 वाला केस लेंगे. इसके अलावा कोई केस होगा क्या? नो सर, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा. एफ के बारे में क्या बोला गया, आओ ध्यान से देख लेते हैं. एफ के बारे में बोला गया कि गिवन दैट, स्टार्टिंग में ही दे दिया गिवन दैट, जो गिवन है वही एफ है. मेरी बात को समझना, जो गिवन है वही एफ है. गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों के दोनों नंबर डिफरेंट हैं. कितना आसान कर दिया क्वेश्चन आपके लिए. अरे भैया, दो डाइस को फेंकते हो, रोल करते हो, तो सेम नंबर वाले कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं सर. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सिमिलर नंबर वाले 6 केस हैं. टोटल 36 केस में से तो डिफरेंट कितने होंगे? 36 माइनस 6, दैट इज 30 केस ऐसे होंगे जो क्या होंगे? डिफरेंट नंबर होंगे. उनको लिखने की जरूरत नहीं है. समझिए, जब मैं ई और एफ के बीच कॉमन लूंगा, क्या यहां पे कोई भी डिफरेंट वाला है? वही कॉमन आएगा. यस सर, 1 3 और 3 1, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में कितना आएगा भैया? 2 केस आएगा. 2/36 अपॉन 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 30/36. बोलो, मामला समझ में आया? 1/15. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार्टिंग में ही गिवन दैट बोल देता है, और बच्चे इतने फ्लो में, आपको एनसीईआरटी करते करते आदत लगती है पहले वाले को ई, बाद वाले को एफ. ऐसा नहीं बेटा, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसको ई, और जो दिया गया है उसी को एफ हमेशा माने, चाहे वो क्वेश्चन में पहले लिखा हो, चाहे वो क्वेश्चन में बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो आगे, चलो भैया आगे आ जाओ. A die is thrown 3 times. Events E and F are defined as below. E के बारे में बोला गया 4 on the third throw, and F के बारे में बोला गया 6 on the first and 5 on the second throw. Find the probability of E given that F has already occurred. F has already occurred. इसको सॉल्व करके आप लोग बताएं क्या होगा. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जी. इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, इसका क्या होगा. फोर ऑन थर्ड थ्रो का मतलब चौथे वाले थ्रो पर 4 दिखना चाहिए. ठीक है. 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो का मतलब पहले पे 6, दूसरे पे 5 दिखना चाहिए. चलिए, ई के बारे में बोला गया है 4 ऑन थर्ड थ्रो. 4 ऑन थर्ड थ्रो, तीसरे वाले थ्रो पर क्या दिखना चाहिए? तो एक बार कमेंट करके बता दो भैया, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 ऑन थर्ड थ्रो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? कमेंट करके बता दो भाई. तो मेरी बात को सुनो. तो सर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है? 3 बार टॉस किया गया है. मतलब सैंपल स्पेस तो बनेगा सर 6 गुना 6 गुना 6, यानी 216. यस सर, ऐसा तो बनेगा. अब इस 216 में ये ढूंढना कि 4 तीसरे 4 ऑन थर्ड थ्रो, तीसरे थ्रो पे 4 हो, इसके अलावा क्या है उससे मतलब नहीं है. इसके अलावा बाकी सारे 4 हो, 1 4 हो, 2 4 हो, सब चलेगा. लेकिन तीसरे थ्रो पे भाई 216 एलिमेंट्स में ये ढूंढ पाना मुश्किल होगा. तो ये बेवकूफी होगी ई के बारे में पता करना. ई के बारे में अभी कुछ ना पता कीजिए आप. अब एफ के बारे में मैं आपको बोलता हूं. एफ के बारे में क्या बोला गया? पहले पर 6 नजर आए, दूसरे पर 5 नजर आए, तीसरे पे क्या हो सकता है बच्चे? तो तीसरे पर सर एक ही बात मैं जानता हूं, तीसरे पर या तो 1 होगा या तो 2 होगा. ऐसे 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 लिख दे. थर्ड थ्रो पे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा. मतलब इसके एलिमेंट होंगे 6 5 1, 6 5 2. बात समझ रहा हो ना? 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5,
6 5 5 और 6 5 6, इसके 6 एलिमेंट होंगे। नॉर्मल सी बात है। ई के बारे में बोला गया 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो एफ में सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म होगा जो कॉमन ला पाएगा? एफ में अपने पास एक ही केस है जहां थर्ड थ्रो में 4 दिया हुआ है जो कि ई के एलिमेंट से मैच करेगा, यानी नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज 1 1, यानी 1/216 अपॉन नीचे एफ का मतलब 6 6/216, 6/216 ये कैंसिल हो गया जी और आंसर आ गया 1/6, 1/6। क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक? 1/6 इज योर फाइनल आंसर। क्या यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है बच्चे? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फिर 3 बार टॉस किया गया, मतलब सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 का पावर 3 216, ये क्लियर है। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए के बारे में बोला गया 5 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द फर्स्ट, 6 ऑन द सेकेंड थ्रो। बी के बारे में बोला गया 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो, यानी बी के बारे में बोला गया तीसरे थ्रो पे या तो 3 आए या तो तीसरे थ्रो पर क्या आए? 4 आए। ये बोला गया किसके बारे में? बी के बारे में। ध्यान से सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन दैट ए हैड ऑलरेडी अकर्ड, यानी बी गिवन ए यहां निकालना है। ध्यान से समझिएगा, ए गिवन बी नहीं निकालना है। यहां क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बच्चे यहां पे बी गिवन ए निकालना है। क्या निकालना है जी? बी गिवन ए निकालना है। मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा। ए के बारे में क्या बोला गया? ए के बारे में बोला गया 5 ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकेंड थ्रो। पहले वाले थ्रो पर 5, दूसरे वाले थ्रो पर 6, तीसरे वाले थ्रो पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, तीसरे वाले थ्रो पर क्या होगा सर? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यानी ए के पास अगर मैं पेयर करना स्टार्ट करूं तो टोटल 5 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6 5 5 6 6, 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। किसके पास? ए के पास 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बोलूं ये 3 हमारा फिक्स है, ये 4 हमारा फिक्स है, पहले और दूसरे के बारे में नहीं पता करने की जरूरत भी नहीं है, आप टेंशन न लें। बस आपको ये पता करना है कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन वही होगा सर जिसका लास्ट का एलिमेंट 3 है और 4 है। तो लास्ट का एलिमेंट 3 और 4 वाले कितने केस हैं? 2 केस हैं, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। पहले कमेंट करके बताइए यहां तक मामला समझ आया? एक बार कमेंट करके बताओ बच्चे, क्या यहां तक मामला समझ आया जी? बिल्कुल समझ आएगा, आसान सा है। चलिए निकालना क्या है? बी गिवन ए, यानी दोनों का इंटरसेक्शन 2 एलिमेंट्स 216 में ए का मतलब 6 एलिमेंट आउट ऑफ 216 एलिमेंट, ये गायब 2/6, इसका मतलब 1/3, 1/3 इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, और अगर अभी प्रॉब्लम है तो अभी करना। वापस आ जाओ। 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। बहुत अच्छी बात है, यानी सैंपल स्पेस हमारा 6 का पावर 3 यानी 216 तो होना ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 twos इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस वाज 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 twos, यानी ई के बारे में बोला गया 3 के 3 2 चाहिए, 3 के 3 2 चाहिए, वैसा एक ही केस होगा ना, 2 2 2। यस सर। इट इज नोन दैट, यानी गिवन दैट एफ के बारे में बोला गया, क्या बोला गया? सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस वाज 6, ऑन द डाइस वाज 6। डाइस के तीनों नंबर का सम 6 होना चाहिए। बताओ अगर मैं 1 1 लूंगा तो तीसरा क्या होगा? 1 4 1, 1 1 4 1 4 1, 4 1 1। यस सर। और 2 2 2 भी हो सकता है, बहुत सारा होगा और आगे, लेकिन आगे मैं लिख ही नहीं रहा। क्यों भैया? मैं इसलिए नहीं लिख रहा
क्योंकि दोनों में कॉमन तो चाहिए। यस सर, दोनों में कॉमन तो चाहिए सर। तो अगर दोनों में कॉमन चाहिए बच्चे, तो दोनों में कॉमन, मेरे पास एक ही एलिमेंट है 2 2 2 जो कि मुझे मिल गया। ये क्लियर हो गया भैया, दोनों के बीच जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1 एलिमेंट जो कि 2 2 2 है। चलिए निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन 3 डाइस को देखते ही आप डर जाते हो। एक एलिमेंट कॉमन था 216 में से, एफ के बारे में सर निकालना तो पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, चलिए तो यहां मजबूरी हो गई हमारी भैया इसको निकालना, क्योंकि एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आइए एफ के एलिमेंट को ढूंढे, 1 1 4 1 4 1 4 1 1 2 2 2, और यहां क्या मिलता, इसके साथ और क्या मिलता भाई, इसके साथ मुझे और मिलता 3 पे आओ तो 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1, कमेंट करना और कोई मिलेगा तो 4 2 6 2 8, 4 वाला हो गया, 3 3 नहीं होगा। और बताओ भाई कोई होगा तो कमेंट करिए क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग बच्चे, क्या क्या एलिमेंट होंगे इसके अंदर। हाँ एक बार कमेंट करो भाई क्या क्या एलिमेंट होगा। 1 1 4 ले लिया, 1 4 ले लिया, 4 1 1 ले लिया, 2 2 2 ले लिया, 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट, 3 से स्टार्ट, 4 से स्टार्ट, 4 1 1, 4 वाले 2 वाले 2 3। बताओ भाई कोई और है क्या, और कोई एलिमेंट आएगा क्या बच्चे, कमेंट करके बताओ फटाफट, कमेंट करके बताइए फटाफट, और कोई एलिमेंट आएगा क्या इसके अंदर। ये तुम लोग कमेंट जो नहीं करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। 1 1 4 1 2 3 1 3 2, 1 1 4 1 2 3 1 3 2 है ये सब जी, कहाँ है एक, अच्छा 1 से 1 1 3 2, आ जाओ भाई 1 3 2 तो दिख ही जाएगा, 1 2 3 1 2 3 लिख लिया, तो 1 3 2 भी लिख लो, हाँ ये भी आ जाएगा सर। बस बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट आएंगे जी 216 में से। आंसर क्या हो जाएगा 1/10। आपके पास अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट आए तो कमेंट करके बताओ, यस सर मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। सम 2 देखना था, सम 2 की बात, सॉरी सम 6 की बात कर रहा था, तो वैसे वैसे एलिमेंट्स को हम लोगों ने कवर किया। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, A card is drawn at random from a pack of 52 cards and it is found to be a king. Found to be, found पता चल गया, found to be king, इसका मतलब E और F में given वाला पोर्शन क्या है, king वाला। कौन सा भाई, king वाला। चलिए find the probability that the drawn card is a black card, यानी E के बारे में क्या बोला गया, black card। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको निकालना तो फाइनली वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ई और एफ के बीच इंटरसेक्शन में कुछ होगा क्या, ई के अंदर सारे के सारे ब्लैक कार्ड है, यानी 26 कार्ड है। किंग 4 होता है, 4 में पता है आपको 2 रेड कार्ड होता है, 2 ब्लैक कार्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है 26 ब्लैक में 2 ही ब्लैक तो कॉमन आएगा। यस सर 2 ब्लैक कॉमन आएगा आउट ऑफ 52। वेरी गुड, एफ 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 किंग, किंग किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चे, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो बताओगे ना भाई। अरे टोटल किंग कितने, 4 आउट ऑफ कितने 52, तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, 2/4 उत्तर, यानी आंसर, आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2, 1/2 इज योर फाइनल आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 12 cards numbered 1 to 12 are placed in box, mixed up thoroughly, and then a card is drawn at random from the box. If it is known that the number on the drawn card is more than 3 है, ये टाइपिस्ट मिस्टेक जानते हो कभी कभी हो जाता है, यानी ये नोन दैट है मतलब एफ है, एफ के बारे में बोला गया मोर देन 3 है भैया, मोर देन 3 है। ई के बारे में क्या बोला गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर, ये हमारा ई है। नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 12 तक, तो बताओ 1 से 12 में इवन नंबर क्या होगा,
इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। यस सर। एफ बोल रहा है मोर देन 3। बताइए मोर देन 3, 3 से ज्यादा नंबर क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों में कॉमन की बात करूंगा भाई, तो कॉमन क्या आएगा? ध्यान से देखो एक बार, कॉमन क्या आएगा? 4 यहाँ, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 12, 10, 12, यानी टोटल 3, 2, 5, 5 कॉमन आया। मैं सीधा लिखूंगा 5/12। अरे ऊपर इंटरसेक्शन वाला पार्ट, नीचे एफ के प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। 3, 3, 6, 3, 9, 9/12। बताओ भैया आंसर 5/9 होगा या नहीं? बताओ भैया आंसर 5/9 होगा या नहीं? बताओ भाई आंसर 5/9 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला वाला प्रश्न आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ये वाला प्रश्न बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए। 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर एंड 2% आर रेड। लगता है टाइपिस्ट महोदय ने कुछ ना कुछ गलत तो टाइप किया है। 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर एंड 2% आर रेड एंड, अच्छा 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। चलो ठीक है। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, यानी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफेक्टिव। इसका निकालना है डिफेक्टिव बल्ब का, डिफेक्टिव बल्ब का। इफ इट इज रेड, यानी गिवन है हमारे पास इट इज रेड। ये कैसा है भैया? रेड। आज ई के बारे में जिसने पता कर लिया, एफ के बारे में जिसने पता कर लिया, दोनों का इंटरसेक्शन जिसने निकाल लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसको परेशानी कहां से होगी? मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब ही नहीं है। चलिए अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया क्या होगा, निकालना तो यही है ना, E गिवन F, यानी फॉर्मूला होगा E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यही तो होगा हमारा। यस सर, यही होगा। E और F का इंटरसेक्शन। E हमारा डिफेक्टिव बल्ब है, F हमारा इट इज रेड है। 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर। आर ऑफ रेड कलर, कितने हैं रेड भाई? रेड कितने हमारे पास? 10%, यानी नीचे वाले का तो साफ साफ चल गया पता, 10 बल्ब है 100 में से, F को ही तो रेड माना है आपने। और आगे क्या बोला गया? 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। 2% क्या है भैया? रेड भी है और डिफेक्टिव भी है, यानी डिफेक्टिव भी है रेड भी है, यानी दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन है। क्योंकि पहला वाला डिफेक्टिव है, दूसरा वाला रेड है, दोनों का कॉमन जो डिफेक्टिव भी हो रेड भी हो वही तो निकलेगा। यानी ऐसे कितने हैं? ऐसे 2% है। 2/100, 2/10, आंसर क्या हो जाएगा जी? 1/5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो मामला क्लियर है? बोलो मामला क्लियर है भाई? कोई समस्या है? कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं यस सर नहीं समझ में आया। यहां तक मामला क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 5-6 क्वेश्चन और हैं, समाप्त हो जाएगा, टेंशन ना लो। इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ। वन स्टूडेंट इज chosen at random. Find the probability that she fails in physics if she has failed in mathematics. Find the probability that she fails in physics. यानी जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको क्या मानते हैं भैया? उसको मानते हैं सर, क्या मानते हैं भाई? उसको मानते हैं ई मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, ई मान लिया। एफ क्या है? जो गिवन है। इफ शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी साफ शब्द दिया है भैया वो मैथ्स में तो फेल हो चुकी है, बता दिया सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स में फेल हो चुकी है। चलिए सी फेल्स इन फिजिक्स। आई अब नॉर्मल सी बात है, निकालना क्या है सर? तो निकालना है सर ई गिवन एफ, जो अभी तक निकालते आए हो। फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ के बीच का कॉमन, यानी जो फेल फिजिक्स, एक ये ई के बारे में क्या बोला गया? फेल्स इन फिजिक्स और फेल्ड इन मैथ, है ना। अब मेरी बात को समझिए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। फिजिक्स में फेल होने वाले 30% हैं, 25% फेल होता है मैथमेटिक्स में एंड 10% फेल इन बोथ। 10% ऐसे हैं जो दोनों में होते हैं, यानी दोनों में होने वाले जो हैं वही क्या होंगे? इंटरसेक्शन होगा। और इंटरसेक्शन वाले कितना केस है?
10%, यानी ये हो गया 10 आउट ऑफ 100। यस सर। एफ का मतलब मैथ में फेल होने वाला, मैथ में फेल होने वाला कितना है? 25%। 25% ये ना जी, बिल्कुल 25% है। ये आपका कट गया, 5 दूना 10 पचे 25, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 2/5 इज योर फाइनल आंसर। कोई मामला में प्रॉब्लम, किसी को कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे बोल सकते हैं। बताओ भाई, कोई समस्या है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो। कंडीशनल इससे पहले सैंपल स्पेस से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन कराया था, अब कंडीशनल करवा रहा हूं। आगे चलेंगे इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे भैया रैंडम वेरिएबल तो कट ही गया है आपका, है ना, लेकिन जो भी आपका है वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी कटा है वो नहीं कराऊंगा, बेस करवाना है ना, बेस करवाना है। चलिए आगे। In a school there are 1,000 students, out of which 430 are girls. If it is known that out of 430 10% of the girls study in class 12, what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना है वो कौन से क्लास में स्टडी कर रहा है भाई? स्टडीज इन क्लास 12। और एफ के बारे में बोला गया, इट इज गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ऐसा बोला गया। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल ऐसा बोला गया जी। स्टडीज इन क्लास 12, स्टडीज इन क्लास 12। चलिए एक बार सॉल्व करके बताइए बच्चे इसका आंसर क्या निकलेगा। एक बार सॉल्व करके इसका आंसर बताइए जी क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात मुझे बताइए आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 1000 स्टूडेंट्स हैं सर। 430 कितनी है? गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है? 430। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12, यानी 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। स्टडी इन क्लास 12 किसकी बात कर रहा हूं मैं? 10% ऑफ गर्ल की, यानी गर्ल का 10%, यानी 430 का 10% 12वीं क्लास में पढ़ रही होगी, यानी कितनी लड़कियां पढ़ रही होगी भैया? 43 लड़कियां पढ़ रही होगी। चलिए आ जाइए, अब बताइए स्टडी इन क्लास 12 एंड चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कमेंट करके फटाफट बताओ दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा। अरे भैया दोनों के इंटरसेक्शन में वही आएगा जो 12th में भी पढ़ती हो और लड़की भी हो। तो 12th में पढ़ने वाली लड़की कितनी है? 43 है, तो 43 आउट ऑफ कितना? 1000 अपॉन एफ का चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो गर्ल हमारे पास कितने हैं जी? तो गर्ल हमारे पास 430 है, तो यहां लिखेंगे 430 अपॉन 1000। ये 1000 गायब हो गया, 1000 गायब हो गया, ये आ गया 10, आंसर हो जाएगा 1/10। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/10 हो जाएगा जी आंसर। कोई कंफ्यूजन है? बता दो एक बार। बिल्कुल हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं अपने आज के इस टॉपिक के। अ कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज इन कमिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज, यानी ई के बारे में हो गया एग्जैक्टली 2 बॉयज, एग्जैक्टली 2 बॉयज, और एफ के बारे में हो गया इट इज गिवन एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी देयर इन द कमिटी। एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए कमिटी में, एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए कमिटी में, होनी चाहिए, ऐसा बोला गया। एग्जैक्टली 2 बॉयज, एटलीस्ट 1 गर्ल कमिटी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप में हमारे पास कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं? तो 7 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स है। ध्यान से देखिए, निकालना क्या है भैया? ई गिवन एफ। बच्चे कमेंट करके बताओ क्या करोगे इसके अंदर। अरे भाई 7 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए? 11 बोल रहा है ना। कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ग्रुप कंसिस्टिंग 7 बॉयज एंड 4, टोटल तो 11 हो गया। सैंपल स्पेस तो चल गया पता, सैंपल स्पेस तो चल गया जी पता, सैंपल स्पेस चल गया पता। अब आपको मैं बताता हूं यहां क्या क्या आपको चाहिए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अभी क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहां पर मैंने अभी आपको क्या कहते हैं विद रिप्लेसमेंट
एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं कराया है, जहां की हम लोगों को फैक्टोरियल वगैरह यूज करना सिखाऊंगा मैं। यानी आपको बताना है, यानी फिक्स केस, कौन सा केस नहीं कराया, फिक्स केस और अनफिक्स केस। आप ऐसा समझो, दो तरह का केस होता है, फिक्स केस और अनफिक्स केस। ये फिक्स और अनफिक्स क्या है सर, जैसे मैं बोल दिया पहले थ्रो पे 5, दूसरे थ्रो पर 6 ही आए, फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी इसका मतलब हुआ पहले थ्रो पर 5, दूसरे थ्रो पर 6 ही आना चाहिए। मैं बोलता हूं वन ऑफ देम इज 5 एंड वन ऑफ देम इज 6, यानी किसी पे 5 आ सकता है, किसी पे 6 आ सकता है। तो बच्चे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, अगर मैं वो कॉन्सेप्ट देने के बाद अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो, कुछ कमेंट किया क्या, नहीं, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। इसका आंसर आएगा 126/295। मैं कब करवाऊंगा, जैसे ही मैंने आपको फिक्स केस और अनफिक्स केस कराया। मेरी बात को सुनो, जैसे ही मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में फिक्स केस अनफिक्स केस कराया, तुरंत आपको याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 22। फिक्स और अनफिक्स केस कराते ही सीधा भाग के कहां जाओगे, पार्ट 2 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 22। नहीं होगा उसके बाद तो मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both the girls, given that, दो पार्ट यहां पे क्वेश्चन का जोड़ दिया गया, ये बिना मतलब का एक और सेकेंड पार्ट लगा दिया। चलो देखो ध्यान से, दो बच्चे की बात कर रहा है, सैंपल स्पेस बनेगा तो या तो दोनों लड़का होगा या तो एक लड़का एक लड़की, पहली लड़की दूसरी लड़का या दोनों की दोनों लड़की, ये तो बनेगा जी सैंपल स्पेस। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, यानी ई तो दे दिया, ई के बारे में बोला बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो बच्चे बताओ किसको नहीं दिख रहा है यहां पर, दोनों गर्ल्स का मतलब जी और जी लेंगे। एफ के बारे में पहले वाले पार्ट का एफ क्या है, पहले वाले पार्ट का एफ है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल का मतलब कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की, पार्ट 1 में ही सिखा चुका हूं, कम से कम एक लड़की मतलब ऐसा, ठीक है। पार्ट 2 का एफ भी ढूंढ लेंगे जब हम लोग को ढूंढना होगा, पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का मतलब यहां आता है इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या, यस सर, क्या इंटरसेक्शन है, जी 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 जी, यानी 1 आउट ऑफ 4, और एफ का प्रोबेबिलिटी यानी 3 आउट ऑफ 4, 3/4, आंसर इज 1/3। यस सर, आंसर इज 1/3। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आ जाओ। सेकेंड वाले पार्ट का, सेकेंड वाला पार्ट कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, नो सर। चलिए सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, इसका मतलब आप क्या समझे, यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल का मतलब क्या हुआ भाई, कि लड़की जो है वो यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल में क्या लेंगे, क्या लेंगे भैया, बीजी, जो बाद में यहां भी यंगर चाइल्ड गर्ल है, छोटी, ये छोटी देखिए, तो क्या आएगा इसके अंदर, बी जी और जी जी। चलो भाई, इसके साथ अगर मैं कॉमन की बात करूं, इसके साथ अगर मैं कॉमन की बात करूं, वापस एक ही कॉमन आएगा ना, 1/4 अपॉन ये कितना है, 2/4, आंसर क्या आएगा भाई, 1/2 आंसर आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। मामला समझ रहे हो, आगे चलूं, आगे आ जाओ। 25वां क्वेश्चन क्या है जी, assume that in a family each child is equally likely to be a boy or a girl. A family with 3 children is chosen at random. Find the probability that the eldest child is a girl, given that the family has at least one girl, at least the family has at least one is a girl, family that at least one is a girl। ये रहा जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन, फैमिली दैट एटलीस्ट वन इज अ, चलो भाई मैंने व्हाइटनर चला दिया है ना, तुम लोग भी चलाते हो, मैंने भी चला दिया। चलिए भाई, सबसे पहली बात, गिवन दैट, एफ के बारे में क्या बोला गया, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। चलो भाई, ई के बारे में क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल।
वहां यंगर था, यहाँ एल्डेस्ट है, बस फर्क तो इतना ही है। इससे पहले वाले में यंगर था और यहाँ एल्डेस्ट है। बड़े और छोटे की बात कर रहा है और कुछ नहीं। इच बॉय और गर्ल, चलो भाई सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन। इस बार कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं भैया, इस बार 3 बच्चे हैं जी, 3 बच्चे हैं। बताइए क्या होगा? 3 बच्चे में सैंपल स्पेस क्या होगा? जैसे 3 सिक्के में क्या होता था, जैसे 3 सिक्के में होता था वैसे ही 3 बच्चे में होगा। यस सर, 3 बच्चे में होगा। 3 बच्चे का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। और क्या बनेगा जी? बी बी जी, बी जी बी, जी जी बी, है ना, जी बी जी। और क्या बनेगा बताओ भाई? और क्या बनेगा भाई? बताओ 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 बताओ, और क्या बनेगा? और याद नहीं आ रहा क्या बनेगा? अरे तीनों का तीनों बॉय हो सकता है, तीनों की तीनों लड़की हो सकती है। हाँ, 3 4 5 6, बताओ भाई 8 तो बनेंगे, 8 तो बनेंगे जी। बी बी बी, बी बी जी, बी जी बी, बी बी बी, बी बी जी, बी जी बी, ठीक है भाई। जी जी जी, जी बी जी, जी जी बी। और कौन सा बनेगा बताओ भाई? बी बी बी, बी बी जी, बी जी बी। कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा। और कौन सा बनेगा? सिक्का में 8 बनेगा ना जी, तो यहां भी 8 बनेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता एक लड़की हो और 2 लड़का हो, जी बी बी। ऐसे एक लड़का हो 2 लड़की हो, बी जी जी। नहीं लिया था क्या? नहीं, हो गया, 8 बन गए। चलो भाई, इतनी सी बात थी। अब ई और एफ में कॉमन लेना है। एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एफ में कम से कम एक लड़की हो तो कौन कौन सा आएगा? पहला केस आएगा बिल्कुल क्वाइन वाला, ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। कम से कम एक लड़की हो। जहां जहां आपको एक एक से ज्यादा दिख रही है लड़कियां, उसको आप कंसीडर करेंगे। यानी एक ही चीज याद करो, हेड 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 टेल वाला कराया था ना। एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, यानी सबसे बड़ी जो है वो गर्ल। यानी यहाँ पे हमारा क्या लेना है? जी जी बी, जी बी जी, जी जी जी, जी बी बी। पहले यहां तक बताओ समझ आया नहीं आया? पहले भाई हर बच्चा कमेंट दो, यहां तक समझ आया नहीं आया? कमेंट कीजिए। ई के अंदर कितने आए और एफ के अंदर कितने आए? कमेंट कीजिए भैया, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल क्वाइन वाला क्वेश्चन ऐसा करवाया था। चलिए ध्यान से, अब इंटरसेक्शन ढूंढना है। आ जाओ भाई, ई और एफ का इंटरसेक्शन ढूंढना है। ई और एफ में कुछ इंटरसेक्शन मिल रहा है क्या? यस सर मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? जी जी बी, जी जी बी, एक एक इंटरसेक्शन मिला। जी बी जी, जी बी जी, जी बी जी, 2, जी जी जी, जी जी जी, 3, और है जी बी बी। ये चार, चार के चार मिल गए। यानी 4/8 आउट ऑफ एफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। आंसर क्या आ जाएगा जी? 4/7। आंसर क्या आ जाएगा भैया? 4/7। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे चलो। और आज का ये आखिरी प्रश्न, नहीं आखिरी प्रश्न नहीं, इसके बाद जिस बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा है उसको भी मैं करवाऊंगा। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, वेयर ई के बारे में बोला गया सन एट वन एंड एफ के बारे में फादर इन द मिडल। मदर फादर एंड सन, पहले तो इनका सैंपल स्पेस बनाइए। या तो पहले मदर होगी फिर फादर फिर सन, या तो मदर सन फादर, या फादर सन मदर, या फादर मदर सन, या सन फादर मदर, या सन मदर एंड फादर। ठीक है, चलिए अब ई गिवन एफ निकालना है। सन के बारे में बोला गया भैया जो बेटा है वो एक किनारे पर है, सन एट वन एंड। चलिए भैया देखते हैं क्या कहानी है। एक किनारे पर बेटा कहां कहां है?
एक किनारे का मतलब या तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में होगा, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में होगा। चार केस मिला बच्चे, चार केस मिला। क्या मिला जी? एम एफ एस मिला, एफ एम एस मिला, एस एफ एम मिला, एस एम एफ मिला। यस, एफ के बारे में क्या है? एफ के बारे में फादर इन द मिडिल, फादर बीच में है, फादर इन द मिडल। फादर मिडल में कहां कहां है देख लीजिए, फादर मिडल में कहां कहां है। पहला केस में फादर मिडल में है भाई, दूसरा केस में एस एफ एम में फादर कहां है? मिडल में। दोनों में इंटरसेक्शन भी निकाल ही लेते हैं, जरूरत तो है। यस सर, क्या है? एम एफ एस, एम एफ एस, एस एफ एम, एस एफ एम। कॉमन कितने निकले? तो ई और एफ के बीच इंटरसेक्शन में कॉमन कितने एलिमेंट निकले? दो एलिमेंट निकले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ यानी 2 आउट ऑफ 6, 6 सैंपल स्पेस बना है ना, और अपॉन पी ऑफ एफ, एफ का मतलब 2/6, वही वाली बात पूरा कट के आंसर 1। और जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं उसको? श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं जी। बोल नहीं रहा है। अरे भैया, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसी को श्योर इवेंट बोलते हैं ना। सिखाया था ना अभी कुछ देर पहले, अरे कुछ देर पहले सिखाया था ना। यस सर, सिखाया था। अब बच्चे का कमेंट था, मैं एक बार फिर से देख लूं कि पार्ट 1 वाले में सर, एक बार बच्चे मैं देख लेता हूं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2023 सृष्टि भारद्वाज का कमेंट है। एक बच्चा बोल रहा है यस कि सर साउंड ही नहीं है वीडियो। अरे वीडियो में बेटा साउंड उस दिन क्या रह गया था? माइक ऑफ रह गया था, ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद साउंड स्टार्ट हो गया। देखें आप इसको जरूर। सर क्वेश्चन नंबर 20 एंड 23, चलिए उस पीडीएफ को मैं निकाल लेता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 20 और 23, 20 एंड 23, 20 एंड 23, 20 एंड 23 जो है वो नहीं हुआ है। 20 एंड 23 नहीं हुआ है। देख लेता हूँ बेटा क्वेश्चन कहाँ है, एक मिनट वो पीडीएफ देख लेते हैं, गया कहाँ भाई? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये रहा, ये रहा। चलो भैया, ये पार्ट 1 में करवाया था, इसमें बच्चे का डाउट है 2023। चलो बेटा 2023, 2023 आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 20 आ गया जी, 20 आ गया। एन इंटीजर इफ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स रैंकिंग फ्रॉम 1 to 60, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और 10? चलिए बच्चा, जरा एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके इस वाले प्रश्न का आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा जी? फटाफट इसका आंसर बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? 2 से या 5 से या 10 से? बिल्कुल घबराने वाली बात ही नहीं थी। मेरी बात को समझिए। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता है उसके लिए ये बड़ा ही आसान प्रश्न हो जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए सर? तो मैं बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेट थ्योरी के अंदर जो था उसको प्रोबेबिलिटी से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है हमारा फॉर्मूला। अरे भैया 2, 5, 10 और का मतलब यूनियन, 2 यूनियन 5 यूनियन 10, यानी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी 5 के आने की नहीं, मतलब समझ रहा हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2 and 5, 2 इंटरसेक्शन 5, बात समझ रहे हो भैया, है ना? 2 से डिविजिबल है ना, 5 से 5 इंटरसेक्शन 10, 2 इंटरसेक्शन 10 प्लस 2 इंटर यानी 2, 5, 10। ये 11th क्लास के सेट थ्योरी में फॉर्मूला है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए, मतलब इन दो के बीच का इंटरसेक्शन को घटाते हैं और तीनों के इंटरसेक्शन को आपस में ऐड करते हैं। ये याद रखना है। आइए ध्यान से देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो दो का मल्टीपल, भैया नंबर कहां से कहां है भाई? 1 से लेके 60 तक। 1 से लेके 60 में 2 से कितने मल्टीपल होंगे? 2 से कौन कौन कटेगा? 30 नंबर। अरे 30 गुना 2 60, अरे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आधा हो जाएगा ना, यानी 30 आउट ऑफ 60। 5 से कटने वाले बच्चे, 5, 12, 60, 12 पंचे 60, 12/60। 10 से कटने वाले बच्चे
6/60, 10 छके 60, 2 और 5 दोनों से कटने वाले, 2 और 5 से वही कटेगा जो 10 से कटेगा। यस सर, यानी 10 से कटने वाले, 10 से कटने वाले 6 है, 6/60, 5 एंड 10, 5 और 10 से वही कटेगा जो किससे कटेगा, 10 से कटेगा। जो 10 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, यानी 5 एंड 10 से वही कटेगा जो 10 से कटेगा, 6/7, 2 एंड 10, 2 और 10 से वही कटेगा जो 10 से कटेगा, यानी ये भी 6/10, 2, 5, 10, 2, 5 और 10 से वही कटेगा। कौन कटेगा भैया, 2, 5 और 10, जो 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 10 से भी कटे। कमेंट करके बताओ कितने नंबर होंगे जो कि 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है सर, इसमें सोचना क्या है, जो 10 से कटेगा सर वो 2 और 5 से कटेगा ही। इसका मतलब ये भी 6/60, ये भी 6/60, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 30, 12, 42, 42 माइनस 6, 36/60, 6, 6, 6, 10, 2, 3, 2, 5, आंसर हो गया जी 3/5। क्लियर है, आंसर हो गया जी 3/5। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? और बच्चे का प्रॉब्लम है 21 नहीं कमेंट किया, 22 नहीं किया, 23वां कमेंट किया। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, 30 ये मैथ्स वाला है 30, ये मैथ्स वाला है 30, 32 है हमारा बायो वाला, 24 है दोनों के लिए, बोथ किसके लिए भैया, मैथ्स एंड बायो। If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for mathematics or biology। यानी मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी नहीं निकालना जानते हो, नीदर मैथमेटिक्स नॉर बायोलॉजी। इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, 1 में से माइनस कर दीजिए इधर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी 1 में से मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी को माइनस कर देंगे। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बट नॉट, मैथमेटिक्स हो बट बायोलॉजी नहीं हो। बात को समझो, सेट थ्योरी से समझो, मैथमेटिक्स हो बट बायोलॉजी नहीं हो, मतलब ओनली मैथमेटिक्स हो, ओनली मैथमेटिक्स हो। यानी इसका आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स वाले में से मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। प्यारे बच्चे मैं बता दे रहा हूं तीनों का आंसर, एक का आंसर आएगा 19/30, एक का आंसर आएगा 11/30। अभी भी नहीं होगा बेटा, अभी भी मैं फिर बता रहा हूं, अभी भी नहीं होगा तो कमेंट जरूर आप कीजिएगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और तीसरे का आंसर आएगा 1/10। चलो बच्चे, तो आपके पिछले पार्ट का मैंने डाउट भी ले लिया, पार्ट 2 पढ़ा भी दिया है ना, पिछले पार्ट का डाउट भी ले लिया, पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ा भी दिया है ना, कंडीशनल भी मैंने आपको पढ़ा दिया। यस सर, कंडीशनल भी हो गया। इसके बाद मैं क्या लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, इसके बाद मैं इंडिपेंडेंट वाला लेकर आऊंगा, और इंडिपेंडेंट के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे फिक्स केस अनफिक्स केस, यानी इंडिपेंडेंट, फिक्स और अनफिक्स, इनको साथ लेकर आऊंगा कि एक ही क्लास में ऐसे ही आज की तरह एक लंबी क्लास लूं और इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और पार्ट 2 आपका कहां से स्टार्ट होगा, वही रैंडम वेरिएबल, मीन, बाइनोमियल, जो कुछ भी आपका सिलेबस में बेज वगैरह जितना कुछ भी बच जाता है, तो उसकी भी एक क्लास ले आएंगे कंप्लीट। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना प्रोबेबिलिटी पहले से आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है। कमेंट की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम का टाइम है, देखो शिक्षा के बारे में एक बात समझो, ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरा कहना है कि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके यार दोस्त हैं जो किस क्लास में भैया 12th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके साथ भी अगर आप ये सब शेयर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी के बचे खुचे क्वेश्चन के साथ, फिर बच जाएगा अगली क्लास में उससे बचे खुचे क्वेश्चन के साथ, यानी मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा चुका हूं, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आऊंगा वेक्टर एंड 3D की लंबी क्लास एक आप लोग को डालूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो भी हमारे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन वगैरह बचते हैं ना, जो नहीं कराया है, उसकी क्लास भी डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।